अब हम फेब मार्च 2023 का बेसिकली पेपर 2 का पहला केस कर रहे हैं। दूसरा केस हमने डिस्कस करके अपलोड कर दिया। अब हम पहला केस कर रहे हैं विच इज व्हाट, फ्रूट फार्म्स। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। फ्रूट फार्म्स, एफ इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, यानी इनकॉर्पोरेटेड है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंटिन्यूटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। ठीक है, पैकेज फ्रूट बनाते हैं और ये B2B बिजनेस है, कस्टमर को नहीं बेचते, सामने दूसरे बिजनेसेस को बेचते हैं। द फार्म ग्रोज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इंक्लूडिंग एप्पल्स, बनानास एंड स्ट्रॉबेरीज। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज व्हाट, लेबर इंटेंसिव। कौन सा है, लेबर इंटेंसिव। FF employs 80 fruit pickers and uses piece rate as the method of payment. यानी piece rate payment होती है, यानी एप्पल्स के ऊपर ये लोग पर बॉक्स $2 देते हैं, बनानास के बॉक्स के ऊपर ये लोग देते हैं $1.5 और स्ट्रॉबेरी पे ट्रे पे देते हैं ये लोग $3। ये इनका रेट है। मोटिवेशन अमंग फ्रूट पिकर इज लो, यानी वर्कर्स मोटिवेटेड नहीं है। और मसला बताऊं क्या है, दैट पुअर इंडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉइज, यानी जब नए नए एम्प्लॉइज आते हैं तो उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं मिलता। नो इनकरेजमेंट ऑफ मल्टी स्किलिंग, यानी नई स्किल सीखने के लिए कोई इंकरेजमेंट नहीं होती। और ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऊपर से ऑर्डर आता है, चुपचाप फॉलो करना है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। The employees would like to introduce time-based payment at a rate of $4.50 per hour to replace the piece rate method. यानी employees क्या बोल रहे हैं, piece rate से किस पे आ जाओ, time पे आ जाओ। The food industry has recently been criticized for a lack of sustainability. Sustainability भी एक नया टर्म है जो हमारे सिलेबस में फोकस किया गया है, जो पहले नहीं था। Sustainability का मतलब ये है कि इस तरीके से काम करना ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और फ्यूचर में भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। In response, FF's directors plan to move from single-use plastic packaging। प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी में फिर क्या डिफरेंस रह गया? देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का फोकस होता है लॉन्ग टर्म के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर। सही है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि मूव फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग टू यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल, यानी मटेरियल क्या यूज करेंगे, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करेंगे। दिस वुड रिक्वायर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी चाहिए होगी। The machinery would make the packaging production more capital intensive. FF's directors are also considering growing fruits that require fewer chemicals and less water. यानी केमिकल कम लगे, वाटर कम लगे, यानी वाटर कम लगेगा तो वही सस्टेनेबिलिटी वाली बात है। However, this will require changes to FF's supply chain management. सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है कि आपका रॉ मटेरियल कैसे आएगा, प्रोसेस कैसे होगा और एंड कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचेगा। ठीक है, तो पहला सवाल, आइडेंटिफाई वन कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। भैया बैंड बजा दी इसने, थ्योरी पूछ रहा है मोटिवेशन की, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करो, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अच्छा देखो, हमारे सिलेबस के अंदर ना बहुत माइन्यूट सा लिखा हुआ है। कुछ थ्योरीज से पहले लिखा हुआ है प्रोसेस थ्योरीज और कुछ थ्योरीज से पहले क्या लिखा हुआ है, कंटेंट थ्योरीज। ठीक है, जरा एक काम करो, गूगल खोलो, गूगल खोलो, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सर्च मारो। चलो अब हम वही बात कर रहे हैं। अब देखो, पीछे वाली केस स्टडी भी क्या था, नया टर्म एडमिनिस्ट्रेशन डाल दिया, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी डाला, और अभी सवाल के अंदर ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई, वन कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डाल। तो जिस तरह अभी हमने सर्च किया तो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हमारे पास कौन कौन सी आती है, मैस्लो आती है, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी आती है, मैक्लेलैंड की अचीवमेंट बेस्ड मोटिवेशन आती है। ये सारे क्या है, कंटेंट थ्योरीज हैं। सही है, और इसी तरीके से फिर प्रोसेस थ्योरीज अलग आती है। सही है, तो हमें ध्यान में रखना है, विक्टर ब्लूम की थ्योरी आई थिंक प्रोसेस थ्योरी है। क्या है, प्रोसेस थ्योरी है। और आई थिंक टेलर की भी जो थ्योरी है वो क्या है, कंटेंट थ्योरी है। लेकिन हम मैस्लो की लिख लेते हैं, मैस्लो के बारे में हम क्या है, श्योर है। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ बोल क्या रहा है सवाल, आइडेंटिफाई करो, सिर्फ वन लाइन है, कुछ भी लिखना नहीं है। आप खाली लिख लो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स और तुम्हारे मार्क्स पूरे हो गए। ठीक है, यानी बेसिकली मोटिवेशन की ना हमारे पास सिलेबस में बहुत सारी थ्योरीज है। टेलर है, एल्टन मेयो का हॉथॉर्न इफेक्ट है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, नहीं A2 में थ्योरीज नहीं, हाँ A2 में लीडरशिप। और हमारे पास अल्लाह भला करे, मैंने क्या बताया, टेलर, एल्टन मेयो का हॉथॉर्न इफेक्ट,
मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, फिर आपका मैक्लेलन की अचीवमेंट बेस्ड मोटिवेशन और विक्टर फ्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये मोटिवेशन की थ्योरी है। हाँ, वो नहीं बेटा, वो मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई है, और जो तुम गोलमैन की बात कर रहे हो वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अच्छा, ये सिनेरियो ये क्या, ये ना हेडिंग दी हुई है प्रोसेस थ्योरीज और कंटेंट थ्योरी, इसकी मैं डिटेल में भी बात करता हूँ क्लास के बाद। लेकिन अगर तुमसे यहाँ पर कंटेंट थ्योरी की बात कर रहा है, तुम चुपचाप लिख दो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। अगर प्रोसेस थ्योरी की बात कर रहा है तो लिख दो विक्टर फ्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। खाली तुमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई कर, आइडेंटिफाई कर दोगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अगला सवाल तुमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये भी ऐसी डेफिनेशन है जो मैंने पुराने पेपर्स में देखी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द बिजनेस acquires raw materials and brings them into the business, manufactures them, processes them, and then delivers them to the customers. ठीक है, supply chain management is the complete process through which the raw material comes into the business, it is processed, and then it is delivered to the end customer. ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एंड कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, अगली चीज जो हमारे पास ये पूछ रहा है, कैलकुलेशन बता दी है इसमें। क्या बता रहा है? एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 8 आवर्स, कितने घंटे काम करता है? 8 आवर्स काम करता है। एप्पल के 5 बॉक्सेस हैं, बनाना के 2 बॉक्सेस हैं, और स्ट्रॉबेरी की 4 ट्रे। ये बोल रहा है रेफर टू टेबल 1.1 एंड अदर इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉइज पे यूजिंग पीस रेट एंड टाइम बेस। अगर पीस रेट पे जाता तो पैसे कितने मिलेंगे, और टाइम बेस पे जाता तो पैसे कितने मिलेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकाले। तो 6 मार्क दे दे रहे नहीं। तो देखो 8 घंटे काम करता है, तो अगर मैं ऊपर जाऊं यहाँ पर तो वर्कर्स क्या बोल रहे हैं, 1 घंटे के कितने पैसे चाहिए? $4.50। तो सिंपल आर्ली रेट में कितने पैसे बनेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 4.50। तो आपके पास टोटल पे आ जाएगी, जरा निकाल लो कितनी आ रही है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4.50, $36, $36 आ गए। अब मुझे 36, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.50। अब मुझे बोल रहा है आगे कि एप्पल के कितने बॉक्सेस है? 5, बनाना के 2 और स्ट्रॉबेरी 4। जरा ऊपर देखो, जाओ एप्पल्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 5 2 10। ठीक है, एप्पल के 5 थे, बनाना के कितने थे हमारे पास? बनाना के 2 बॉक्सेस थे और स्ट्रॉबेरी की 4 ट्रेस थी। ठीक है, तो जरा ऊपर जाओ, तो 1.5 इंटू 2 इज $3 और 4 इंटू 3 इज $12। तो 12 प्लस 3 प्लस 10, तो 12 प्लस 3 इज 15, 15 प्लस 10 इज 25। अगर मैं पीस रेट पे चलता हूँ तो $25 की पेमेंट आती है, और अगर हम आर्ली रेट पे जाते हैं तो $36 की पेमेंट आती है। तो टोटल पेमेंट्स के अंदर कितना फर्क है? $11 का। सवाल बोल रहा है डिफरेंस बताओ। बहुत सारे बच्चे बताओ क्या करते हैं, दोनों का निकाल के छोड़ के निकल जाते हैं। सवाल बोल रहा है डिफरेंस, तो जब डिफरेंस के तुम $11 बताओगे तो 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, हाँ ये रहा ना 4.50 पर आवर ये मांग रहे हैं, और टाइम होगा 8 आवर्स, बता दिया है। ना ना सिंपल कैलकुलेशन है, 3 मार्क्स छोड़ देंगे कैलकुलेशन, देखिए मतलब इतना डिफरेंस बता के छोड़ देंगे। हाँ, बोलोगे द डिफरेंस इज $11। 3 मार्क्स में हाँ, अभी बोला था इतना ज्यादा है, वो सवाल में नंबर रखा था, सवाल पढ़ाई। चलो, अब अगला बोल रहा है एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू एफएफ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टाइम बेस्ड पेमेंट। सही, टाइम बेस्ड पेमेंट वही आर्ली पेमेंट, एडवांटेज क्या होगा? तो वही बात है, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जैसा बेटा इजी, it is easy to calculate as the HR managers will only need to calculate the number of hours. सही है, तो आप यहाँ पर लिखते हो कि इजी टू कैलकुलेट है, क्योंकि देखो वहां पर अब हर वर्कर का आपको देखना पड़ेगा कि किसने कितनी पिकिंग करी है, उसकी अलग अलग कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर सबके लिए एक ही मेथड है, कितने घंटे काम किया है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी और पेमेंट्स डिसाइड हो जाएंगी। अब सवाल बोल रहा है पार्ट सी के अंदर, एनालाइज 2 नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स
that FF could use to motivate its fruit pickers. एक तो पता है ये लोग नाराज क्यों हैं, एक तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से नाराज है, तो एक तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर आप क्या डाल सकते हो, डेमोक्रेटिक। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा आंसर लिखने का दिल चाह रहा है तो पहले क्या लिखो, पहले उसको बताओ। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आर दोज इन विच वी मोटिवेट एंड एनकरेज द वर्कर्स बट वी डू नॉट इंकर एनी एडिशनल कॉस्ट, कोई एडिशनल कॉस्ट हम इंकर नहीं करते। फिर आप अगले उसमें लिख लो that FF could use a democratic leadership style as the case identifies that the workers are not happy with an autocratic approach. सही यहाँ पर बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल से लोग खुश नहीं। जब डेमोक्रेटिक अप्रोच होगी तो वर्कर्स विल बी इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दे विल फील वैल्यूड एंड दे विल फील इंपॉर्टेंट, therefore when they will feel valued and they will feel important they will put in more effort resulting in greater efficiency and lesser wastage। सही, और मोटिवेशन भी होगी। लेकिन वही बात है कि एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड से इनकी आदत हो चुकी है ऑटोक्रेटिक पे, जब इनको डेमोक्रेटिक पे लेके जाएंगे तो हम इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस मेथड में मूव करने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। दूसरा नहीं, केस से उठाओ, बोनस नहीं, बोनस से पैसा खर्च होता है, नॉन फाइनेंशियल की बात हुई है। पुअर इंडक्शन ट्रेनिंग है, क्या है तो अच्छी कर दो, क्या आप फ्रिंज बेनिफिट बता सकते हैं? या फ्रिंज बेनिफिट में पैसा खर्च होता है और फ्रिंज बेनिफिट है ना फाइनेंशियल मोटिवेटर, सही है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो आप इंडक्शन ट्रेनिंग अच्छी कर दो। फ्रिंज बेनिफिट्स कंपनी गाड़ी ना कंपनी कार, हेल्थ केयर बेनिफिट, एजुकेशन, इस तरह का समय, तो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो अच्छी सी। या फिर आप ये करो कि क्वालिटी सर्कल्स कर लो, और अच्छा है कि वर्कर्स को इन्वॉल्व करो, उनसे इनपुट लो, सही है, कि कब हार्वेस्टिंग करनी है या कब पिकिंग करनी है, कौन सा क्रॉप ज्यादा लगाना है, कौन सा क्रॉप कम लगाना है, उनको इन्वॉल्व कर लो। वो तो फैसिलिटी तो डेमोक्रेटिक के अंदर आ गई ना, तो अब थोड़ा सा अलग करके बात करें। जॉब रोटेशन या पिकिंग का बिजनेस है और हमें इससे अलावा और कुछ उन्होंने बात बताई नहीं, तो जॉब रोटेशन आपको जस्टिफाई करने में थोड़ा फंसोगे, एक्सप्लेन करने में फंस जाओगे। लिखने में मसला नहीं है, नॉन फाइनेंशियल ही है, लेकिन एक्सप्लेन करने में फंस जाओगे। अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो कोई मसला नहीं। अगला सवाल, जॉब रिडिजाइन भी नहीं कर सकते? जॉब रिडिजाइन कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ ना, फ्रूट पिक करना है, इसमें आप क्या जॉब रिडिजाइन करोगे, कि नाच के पिक करेगा या उससे लिंक नहीं होगा ना फिर, तो मैं वही कह रहा हूँ केस स्टडी से लिंक। हाँ, मेन पेपर तुम्हें गेम ही आता है सारा का सारा, केस देखो ना केस क्या है। अब तुम बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन केस से लिंक सही नहीं बन रहा तो फायदा नहीं। कौन सा बात पूछ रहे मुलाकात करवाता हूँ। Evaluate the likely impact on FF stakeholders of improving the sustainability of operations। पहले बताओ stakeholders क्या होते हैं। Stakeholders are individuals or group of individuals who are directly or indirectly affected or interested in the business activity। Sustainability बताओगी, it is the focus in which the business focuses on reducing wastage and improving the efficiency of the business so the resources can be used in the long term future। यानी पोल्यूशन कम करना। अब जिस तरह ये बोल रहे थे ना कि हम क्या करेंगे, रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करेंगे पैकेजिंग का, सही है, तो इससे क्या एक इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। कि जब हम सस्टेनेबिलिटी पे हम जब काम करेंगे तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, पीपल ऑफ द सोसाइटी, तो जब है ना वेस्टेज कम होगी, इससे पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। कि हम जब रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो सोसाइटी के अंदर जो ट्रैश का कंटेंट है वो क्या होगा, कम होगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, ग्रीन होगा। लेकिन वही बात है, केस आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सस्टेनेबल पैकेजिंग पे जाने के लिए नई मशीनरी लानी पड़ेगी जो एक्सपेंसिव है, तो बिजनेस का अच्छा खासा पैसा इसमें क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो ये बिजनेस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो शेयर होल्डर्स हैं, उनको रिटर्न इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर जब बिजनेस की ब्रांड इमेज अच्छी होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा, तो शेयर होल्डर्स की लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सस्टेनेबिलिटी, या सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है वेस्टेज कम करना, पोल्यूशन कम करना, सोसाइटी का ख्याल रखना। बिल्कुल, तो हमने एक पॉइंट में बता दिया कि क्या होगा, ये बता दिया कि पोल्यूशन कम होगा तो जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनका फायदा होगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बता दिया कि दूसरा ये फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में तो शेयर होल्डर्स की बैंड बजेगी कि भाई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अच्छा, दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि करेंटली
जिस सप्लायर से ये लोग पैकेजिंग मटेरियल खरीद रहे हैं, जब ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो उससे मटेरियल, उसके ऑर्डर फारिग हो जाएंगे, उस बेचारे सप्लायर की सेल्स कम हो जाएंगी, सस्टेनेबल पोल्यूशन कम होगा ना। यानी देखो रिसाइकल मटेरियल जो कचरा हो रहा है, उसी कचरे को उठा के रिसाइकल कर रहे हैं और अपने पैकेजिंग में इस्तेमाल कर, सोसाइटी के अंदर से कचरा कम हो रहा है ना, ये उस हिसाब से बता रहे हैं। तो एक हमने इम्पैक्ट सप्लायर पे ले लिया कि जो पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करता था वो गया, ठीक है। दूसरा अल्लाह भला करे ये 3 पॉइंटर्स हमारे पास आ गए। और यहाँ पर अब देखो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर हम देखते हैं, वैसे भी टाइम हमारा खत्म ही हो गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ये दोनों सवाल रिकॉर्डिंग देख के, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं पूरे आंसर्स डिक्टेट करवा दूंगा।